कार की धीमी स्पीड में राजेश और उसकी पत्नी वनीता कुंती कनक गांव से बाहर जा रहे थे। रास्ते में हल्का अंधेरा और सन्नाटा था। कुंती कनक गांव की चूड़ियां काफी मशहूर थीं। राजेश ने वहां की चूड़ियां वनीता के लिए खरीदी थीं। वनीता ने उन चूड़ियों के बारे में उत्सुकता से पूछा। तुमने अपने गांव से ये चूड़ियां तो ले ली, लेकिन पता है कुंती कनक गांव की चूड़ियों के बारे में क्या कहा जाता है? अरे यही कहा जाता है ना कि वहां की चूड़ियों पर किसी अदृश्य काली शक्ति का साया वगैरह है। हाँ, लेकिन इन सब बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो तो कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। जब वनीता ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में चूड़ियां पहनी तो चूड़ियों में खनखनाहट होने लगी। वाह, चूड़ियों की खनखनाहट कितनी अच्छी लग रही है। वनीता अचानक दर्द से तड़पने लगी। राजेश ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये नौटंकी बंद करो। मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अब आवाज भी बदल रही हो? वनीता की आंखें अचानक से लाल हुई। उसका चेहरा डरावना हो गया था। राजेश ये देखकर डर गया। उसने गाड़ी रोकी। वनीता, तुम्हें क्या हुआ? वनीता! राजेश कुछ आगे कह पाता कि तभी वनीता ने राजेश का गला पकड़ा और ऐसा दबाया कि उसकी चीख हवा में ही गायब हो गई। उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ सालों बाद नेहा कॉलेज के केस स्टडी के लिए कुंती कनक गांव पहुंची। वहां की दुकानें रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी हुई थीं। नेहा और नंदिनी कुंती कनक की सुनसान गलियों से जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक चूड़ी बेचने वाली औरत दिखी। औरत से नेहा ने चूड़ियां खरीदनी चाही। सुनो, ये हरी लाल चूड़ियां कैसे दी? ये चूड़ियां ना 120 रुपए की हैं। नंदिनी को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने मना करते हुए कहा, नेहा, तुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा? इस गांव के बारे में सुना है ना? अरे जाने देना वो सब। नेहा जिद्दी लड़की थी। और ये वाली चूड़ियां कैसे दी? ये 120 रुपए की है। दे दूं? हाँ, दे दो। नेहा ने नंदिनी की चेतावनी को नजरअंदाज किया और चूड़ियां ले ली। नेहा और नंदिनी आगे बढ़े। इसी गांव से जाने के बाद तेरे राजेश अंकल की मौत हुई थी ना? अरे वो तो चाचा और चाची के झगड़े चल रहे थे, इसीलिए चाची ने चाचा को मार डाला। अरे जाने देना, चल अभी देर हो रही है। दूसरे दिन जब नेहा अपने घर में बिस्तर पर लेटी हुई थी तो अपनी चूड़ियों को निहारते हुए अपने आप से कहने लगी, क्या पागल जैसी बातें करते हैं, ये कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। अपनी चूड़ियों को निहारते हुए ही नेहा को नींद कब आ गई उसे पता ही नहीं चला। अब नेहा अकेली चलती हुई कुंती कनक गांव की गलियों में जाने लगी। उसे वही चूड़ी वाली आशा दिखी। वो गर्दन झुकाए खड़ी थी। आशा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। नेहा आशा के पास पहुंची। सुनो, जरा चूड़ियां दिखाना। आशा ने जैसे ही सर उठाया उसका चेहरा काफी डरावना हो गया था। ले लो, कौन सी चाहिए, ये हरी वाली या लाल वाली? नेहा डरकर सपने से जागी। सपने की वजह जानने के लिए दूसरे दिन नेहा और नंदिनी कुंती कनक गांव में पहुंची। कितना ढूंढ रहे हैं कल वाली चूड़ी वाली को, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। तभी नेहा और नंदिनी सामने दिख रही चूड़ियों की दुकान पर गए। उन्होंने कल जिस औरत से चूड़ियां खरीदी थी उसके बारे में बताया। वो आशा की खूनी आत्मा ही होगी। क्या खूनी आत्मा? दुकानदार ने कुंती कनक गांव में घटी घटना नेहा और नंदिनी को बताई। आशा इस गांव में रहने वाली एक सीधी सादी औरत थी जो कि चूड़ियां बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। इसी गांव की चूड़ियों के कारखाने का मालिक जगत राव आशा को अपनाना चाहता था। एक दिन रास्ते से जा रही आशा को जगत राव ने रोका। आशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, प्यार करना गुनाह है? नहीं, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है। मैं आपके साथ कैसे शादी करूं? और आपके बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ये सोचा है कभी? मैं तुम्हारे लिए उन सबको छोड़ दूंगा।
नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा घर बसाने के लिए किसी का घर नहीं उजाड़ सकती। मुझे जाने दो। आशा, तुम जा रही हो, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वैसा ही हुआ। गांव के लोग आशा को घेरे खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां थी। काफी कोशिश करने के बाद भी आशा जगत राव के हाथ ना आई तो जगत राव ने झूठे आरोप लगाए। इसने मेरे कारखाने से पैसे चुराए हैं और चूड़ियां भी। बताओ क्या करें? इसे मार दो। हाँ, मार दो। लोगों ने आशा को लाठियों से इतना पीटा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आशा के प्राण पखेरु उड़ गए थे। जगत राव मुस्कुराता हुआ अपने आप से कहने लगा, देखा आशा, मेरे प्यार को नकारने का अंजाम। मेरी बात मान लेती तो बच जाती। ये कहकर जगत राव वहां से चला तो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जगत राव एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। तब उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके कानों में एक धीमी गहरी आवाज सुनाई दी। जगत राव। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई तो आशा वहां खड़ी थी। उसका चेहरा काफी डरावना दिख रहा था। इसे तू प्यार कहता है जगत राव? प्यार मिला नहीं तो मार दिया। अब तुझे भी मरना होगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। जब तक तेरे पूरे वंश को खत्म ना कर दूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इससे पहले कि जगत राव आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही आशा ने उसकी गर्दन पकड़ ली। जगत राव की आंखें पूरी लाल हो गई। जगत राव मर चुका था। बस फिर उसके बाद आशा की खूनी आत्मा ने चूड़ियां बेचकर कुछ लोगों को मारा है। कुंती कनक गांव चूड़ियों के लिए मशहूर है, लेकिन उसी के लिए ही बदनाम हो रहा है। नेहा और नंदिनी इस विषय पर अपने घर में बातें कर रही थी। नेहा, अगर ये बात सच है तो ये खतरनाक है। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। मैं तो चूड़ियां पहनने वाली हूँ। नहीं नेहा, मत पहन चूड़ियां। लेकिन नेहा ने नंदिनी की नहीं सुनी। नेहा ने जैसे ही चूड़ियां पहनी, नेहा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो झपटते हुए नंदिनी पर टूट पड़ी और उसका गला पकड़ लिया। मैं तुझे मार दूंगी। छोड़ मुझे नेहा, क्या कर रही है? छोड़। नंदिनी ने एक भभूति निकालकर नेहा के माथे पर लगा दी। वो अचानक चुप हो गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वो शांत हो चुकी थी। मुझे क्या हुआ था नंदिनी? नेहा, मुझे लगता है तुझे उस शैतानी शक्ति ने अपने वश में कर लिया था। मैंने विभूति लगाई है, पर ज्यादा देर इसका असर नहीं रहेगा। हमें जल्द ही मेरे गुरुजी के पास जाना होगा। नंदिनी जब नेहा को लेकर गुरुजी के पास पहुंची, तब नंदिनी ने गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी ने आंखें बंद करके एक पल के लिए ध्यान लगाया और कहने लगे, नंदिनी, ये चूड़ियां और आशा की आत्मा दोनों में एक बुरी शक्ति का संयोग है। चूड़ियां ही उसकी शक्ति का रास्ता है। सबसे अहम बात, आशा को तुम्हारे दादाजी ने कई सालों पहले फंसवाकर लोगों के हाथों मरवाया था। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद तुम्हारे परिवार ने ये गांव छोड़ दिया था। जब जब तुम्हारे वंश का आदमी इस कुंती कनक गांव में आएगा, उसे मरना होगा। यही आशा की आत्मा चाहती है, और तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि कुंती कनक गांव मेरा है। अब पता चला कि मेरे घर वालों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी। हाँ, लेकिन नसीब का खेल देखो, तुम्हें यहाँ लेकर ही आया। लेकिन ये तो गलत है ना गुरुजी। गलती दादाजी की थी और नेहा को इसकी सजा क्यों मिले? हाँ, लेकिन इसका उपाय है। हमें उन चूड़ियों को तोड़कर आत्मा की शांति की पूजा करके उसी स्थान पर विसर्जित करना होगा जहाँ पर आशा को मारा गया था। तभी इस भूतिया ताकत से मुक्ति मिलेगी। लेकिन गुरुजी, ये अब मुझे अकेली से नहीं हो पाएगा। हमें आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हमें इसी वक्त इस कार्य के लिए निकलना होगा। रात के अंधेरे में नेहा, नंदिनी और गुरुजी कार में बैठकर कुंती कनक की ओर जाने लगे। गुरुजी, नेहा और नंदिनी कुंती कनक गांव पहुंच गए। जैसे ही वो आशा की हत्या वाले स्थान पर पहुंचे, चारों ओर अजीब सन्नाटा और ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया।
वो शैतानी शक्तियां जागृत हो रही हैं। जल्द से जल्द हमें पूजा आरंभ करनी होगी। गुरुजी ने पूजा शुरू की। नेहा में आशा की आत्मा आ गई। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक हो गया था। तुम लोग मेरी चूड़ियां नष्ट करोगे तो तुम सब मरोगे। मुझे सिर्फ जगत राम के वंश को मारना है। तुम हट जाओ। नेहा आशा के वश में थी। नंदिनी ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम ह्रीं त्र्यंबकम यजामहे सुतीर्वंशे वशीकुरुम रक्षो विनाशनम देवी माया हरोति पापिनी। नंदिनी ने भभूति छिड़की, जिससे नेहा कुछ देर के लिए शांत हो गई। नंदिनी ने उसकी चूड़ियां तोड़ी, लेकिन तभी नेहा की आंख खुल गई। मेरी चूड़ियां मत तोड़ो। आशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन जगत राम इस दुनिया में नहीं है। वो मर चुका है और उसके वंश के लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसीलिए नेहा को छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ओम ह्रीं त्र्यंबकम यजामहे सुतिवर्षे वशीकुरुम रक्षो विनाशनम देवी माया हरोति पापिनी। नंदिनी ने चूड़ियां आग में फेंक दी। चूड़ियां जलते ही नेहा के शरीर से एक साया निकला और आसमान में विलीन हो गया। अब नेहा सुरक्षित है। आशा की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। गुरुजी ने पूजा समाप्त की। नेहा को होश आया। नंदिनी, क्या हुआ? तुम लोग ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। और तुम भी। आसमान में सूरज की रोशनी दिखाई दी, मानो ये कुंती कनक गांव के लिए एक नया सवेरा था। सिया, कार्तिक, नीरा और निखिल आर्यन के घर पर बैठे थे। दोस्तों में बातचीत का माहौल बना हुआ था और तभी आर्यन ने सबको एक ट्रिप पर चलने के लिए कहा। मैंने एक शानदार जगह बुक की है। एक गांव है, वहां की एक पुरानी हवेली है, जिसे वहां के लोग मस्करे की हवेली भी कहते हैं। हाँ, और वो जगह बहुत बड़ी है। हमें पूरी राजाओं के घर वाली फीलिंग्स आएगी वहाँ। लेकिन क्या तुमने सुना है, वो हवेली मस्करे की हवेली इसलिए कहलाती है क्योंकि रोज किसी के हंसने की आवाज आती है। कोई आवाज वगैरह नहीं, कोई शराबी होंगे, उनकी वजह से ही अफवाहें फैल गई होंगी। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सब लोग कार्तिक की बात सुनकर उसे चुप होकर देखने लगते हैं। तभी अचानक सबकी हंसी छूट जाती है। सही कहा भाई, पर हमारे मस्करे तो तुम ही हो। अरे निखिल, तुम अब भी बच्चों की तरह इन भूत प्रेत की कहानियों में भरोसा रखते हो? मैं सच में कह रहा हूँ, वो जगह खतरनाक है। सबने निखिल की बातों का मजाक बना दिया। ठीक है, मुझे अपनी माँ को बताना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। निखिल उठकर बाहर चला जाता है। आओ, सब उसे डराने का एक प्लान बनाते हैं। हाँ, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उसे भूत बनकर डरा देंगे। निखिल दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनता है, मुस्कुराता है। जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, सभी दोस्त हवेली के बाहर खड़े होते हैं। हवेली दिखने में बहुत ही खौफनाक थी। तो ये है वो हवेली। चलो तब अंदर चले एंड लेट्स हैव सम फन। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, प्रीति नाम की एक महिला उनके पास आती है और वो झिझकते हुए कहती है, तुम लोग इस हवेली में मत जाओ, ये मस्करे का घर है, ये तुम सबको मार डालेगा। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि हमने ये अफवाहें नहीं सुनी? हाँ, अब यही बाकी था कि कोई गांव की गवार हमें भूत की कहानियां सुना के डराए। ये सच है, ये जगह जीवित लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो जाओ अंदर। क्यों? क्या यहाँ सच में कोई भूत प्रेत है? यहाँ एक खूंखार आत्मा है जिसका नाम मस्करा है। जो भी इस हवेली में गया वो उसके हाथों से मारा गया। ओह, मस्करा, मस्करी तो तुम लगती हो देखने से। थोड़ा पढ़ लिख लेती तो लोगों को ये फिजूल सी कहानियां बना के सुनानी नहीं पड़ती तुमको। हाँ, बहुत मजाक हुआ, अब चलो यहाँ से। ये मजाक नहीं है। कई लोग यहाँ आए और कोई वापस नहीं लौटा। मैं तो जा ही रही हूँ, तुम सबके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रीति की आंखों में चिंता थी, पर उसकी बातें अनसुनी होने के कारण वो वहां से चली गई। ठीक है, तो चलो सब, अब हम अंदर चलते हैं।
जो होगा देखा जाएगा। चलो आर्यन, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। सभी दोस्त हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। हवेली के अंदर निखिल अकेला टॉयलेट चला गया। आर्यन और बाकी सबने मिलकर कार्तिक को एक मास्क पहना दिया ताकि वो निखिल को डरा सके। ठीक है कार्तिक, जल्दी चलो, ऐसा डराएंगे कि भूत की बातें करना ही बंद कर देगा। अगर निखिल को डराना है तो तुम्हें डरावना दिखना होगा। यार ये मास्क तो सच में भयानक है, मुझे खुद ही डर लग रहा है। अब बस थोड़ी देर की बात है, जब वो आएगा तो उसकी हालत देखने लायक होगी। सभी दोस्त चुपचाप अपनी जगहों पर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ निखिल अपने रिवेंज मोमेंट के बारे में सोच रहा था और वो अंदर ही अंदर सबको डराने की सोच रहा था। जब वो आएंगे तो मैं उन्हें डराऊंगा, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इतना कहकर निखिल अपना घोस्ट मास्क पहन लेता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। निखिल ने दरवाजा खोल दिया। भौ! अचानक निखिल खुद डर गया। अरे तुझे ऐसा भयानक किसने सजाया? निखिल नहीं जानता था कि उसके सामने दरवाजे पर मस्करा खड़ा था, एक खौफनाक जोकर। उसका चेहरा सफेद था और आंखें गहरी काली थीं, जैसे वो किसी अंधेरे में डूबा हो। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें अजीब अजीब चीजें भरी हुई थी। कार्तिक, क्या सजाया है भाई तुझे? मैं क्या कोई भी डर जाए? मस्करा सिर झुकाकर देखता है जैसे वो कुछ सुन नहीं रहा हो। कोई जवाब ना मिलने पर निखिल का गला सूखने लगता है। अरे तुम कार्तिक ही हो ना? क्या तुम्हें दूसरे नीरा ने ऐसा सजाया? मस्करा फिर से सर हिलाता है, मानो हाँ कह रहा हो, और फिर निखिल को घूरने लगता है। ये कोई मजाक नहीं है, अब कुछ बोल भी, मुझे डर लग रहा है। निखिल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। मस्करे की चुप्पी उसे असहज कर देती है। तुम क्या कर रहे हो? ये सब ठीक नहीं लग रहा है। निखिल की सांसें तेज हो जाती हैं। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी और खौफ उसे और डरा देती है। तुम कौन हो? क्या ये कोई डरावना खेल है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी निखिल के गले से खून बहने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने निखिल का गला चाकू से काट दिया हो। निखिल की आखिरी चीख पूरी हवेली में गूंज जाती है और बाकी दोस्तों को भी ये आवाज सुनाई देती है। सुनो, निखिल की आवाज आ रही है, जरूर कुछ हुआ है। लेकिन ये सब बहुत अजीब लग रहा है। क्या सच में कुछ हुआ है या वो हमें रिवर्स प्रैंक कर रहा है? चलो जल्दी, ये सब बाद में सोचेंगे, पहले वहाँ चलो, आवाज उस कमरे से आ रही है। वो सभी कमरे की तरफ दौड़ते हैं और जैसे ही सब कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि हर जगह खून ही खून है और कमरे में कोई नहीं है। तभी उनका अचानक ध्यान जाता है कि उन सब के बीच से नीरा गायब हो चुकी है। नीरा कहाँ गई? कहीं निखिल और नीरा ने मिलकर हमें डराने का प्लान तो नहीं बनाया है? क्योंकि अब मुझे भी डर लगने लगा है। आओ फिर से हॉल की तरफ चलें, शायद दोनों वहीं मिल जाए। सब फिर से हॉल की तरफ लौट जाते हैं, पर जैसे ही सब हॉल में लौटते हैं उन्हें नीरा की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचाओ मुझे, कार्तिक बचा लो मुझे। वो तीनों एक दूसरे को घूरते हैं। तीनों की सांसें थम गई थी, क्योंकि आवाज उसी कमरे से आती है जिस कमरे से वो सब अभी अभी भागकर बाहर आए थे। सब कमरे के पास पहुंचते हैं। क्या हम सच में अंदर जाएं? अगर वो दोनों सच में परेशानी में हुए तो? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें देखना तो होगा ही ना। चलो। कार्तिक धीरे से दरवाजा खोलता है। अंदर मस्करा बैठा हुआ है। वो उन सब की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहां पर खून पड़ा हुआ था वहीं पर दोनों नीरा और निखिल मरे पड़े थे। बचाओ मुझे कार्तिक, प्लीज मुझे बचा लो।
तुम सब मस्ती कर रहे हो ना? तुम निखिल हो ना? बचाओ। कार्तिक की आंखों में डर झलक रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि जो सामने बैठा है वो कोई आत्मा ही है और वो मर चुकी नीरा का मजाक बना रहा था। कार्तिक, कार्तिक, ये सब क्या हो रहा है? नीरा, ये कौन है? ये प्रैंक है ना? नीरा, उठो, उठो ना नीरा। चलो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। सिया, भागो। आर्यन और सिया तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हैं। मस्करा अपने बैग से खंजर निकालता है और उसी से कार्तिक को तेजी से मारने लगता है। मस्करा हंसने लगा और उसके हंसने की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। ये सब क्या हो रहा है? हमें मदद चाहिए, वरना ये हम दोनों को भी मार देगा। मुझे माफ कर देना कार्तिक। आर्यन और सिया तेजी से भागते हैं, लेकिन पीछे कार्तिक की आवाज सुनाई देती है। मदद करो प्लीज। आर्यन और सिया को कार्तिक की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं कर सके। वो मस्करा कोई आम आत्मा नहीं था, वो इन सब की मौत था। आर्यन सिया को लेकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वहां वही गांव की लड़की प्रीति एक तलवार के साथ खड़ी है। हमें बचा लो, मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है उसने। मुझे नहीं मरना आर्यन, मुझे नहीं मरना। आप तलवार लो और इससे उसका गला काट दो, तभी उसका खात्मा हो सकता है। ये तलवार इसी दानव को मारने के लिए बनी है, पर सब इससे इतना डरते थे कि कोई कभी इस तलवार को इस्तेमाल करने आगे ही नहीं आया। इसे जल्दी से लो, इससे पहले कि वो आ जाए। आर्यन ने प्रीति के हाथ से तलवार ले ली और तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी और वो मस्करा हाथों में एक बेत जैसी वस्तु लेकर आ रहा था जो कांटों से बंधी हुई थी। आजा शैतान, तूने मेरे दोस्तों का कत्ल किया है। आज तेरा किस्सा यही खत्म। मस्करा आर्यन को छोड़कर सिया की ओर दौड़ने लगा। आर्यन डर से एक जगह खड़ा रह गया और जैसे ही मस्करे ने अपना हथियार चलाया, प्रीति सिया के सामने आ गई। वो हथियार उसके सर पर लगा और वो लहूलुहान हो गई। इसे मत छोड़ना। अपनी अंतिम सांस गिनते हुए भी प्रीति ने बहादुरी दिखाई और मस्करे का पैर जोर से पकड़ लिया। मौके का फायदा उठाते हुए आर्यन ने भी तलवार चला दी और उसका सर काट कर अलग कर दिया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सिया, ये राक्षस अब नहीं रहा। दोनों अपने दोस्तों की लाशों को हवेली में छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसी हवेली में वो कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसकी आंख खुली। निधि बेडरूम में बेड के पास औंधे मुंह पड़ी हुई थी। निधि को पड़ा देख तरुण तुरंत उसे उठाकर कार से अस्पताल की तरफ भागा। निधि को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराकर इलाज शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर माधव बाहर आए। माधव जो पेशे से एक डॉक्टर और वरुण का सच्चा दोस्त था। अरे बेपरवाही की भी हद होती है तरुण। भाभी का 6वां महीना चल रहा है और तू उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर गया। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? तू अपनी माँ को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता? आंसुओं से भरे चेहरे के साथ तरुण और फूट फूट कर रोने लगा। बस बस, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अभी भाभी को ज्यादा केयर की जरूरत है। माँ ने भी बहुत बार आने को कहा, लेकिन मैं मना ही करता रहा। लेकिन अब नहीं, मैं अब निधि को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज ही मैं और निधि गांव चले जाएंगे। वैसे भी माँ बता रही थी वहां भी कुछ ही दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है तरुण कि तुझे ऐसा ही करना चाहिए। तू भाभी को गांव छोड़ा। इधर निधि को होश आते ही तरुण ने बताया कि हम गांव चल रहे हैं। गांव का नाम लेते ही निधि चहक उठी। वो तो कब से कह रही थी कि गांव चलते हैं, लेकिन तरुण ही नहीं मान रहा था। वो शाम को ही चल पड़ा अपने पुश्तैनी गांव की ओर। काला डेरा,
कार में बैठी निधि काला डेरा गांव का नाम यूट्यूब पर सर्च करके वीडियोस देखने लगी। जी हाँ, सच सुना है आपने। इस भूतहा वीरान खंडहर के किस्से पुराने राजस्थान में मशहूर है। और देखिए यहाँ की सबसे डरावनी भूतहा और खौफनाक हवेली। अरे बस भी करो निधि, ये क्या देख रही हो यूट्यूब पर? भूतिया वीरान खंडहर? कुछ नहीं तरुण, इससे लंबा सफर आसानी से कट जाएगा। वैसे क्या तुम इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो? शायद हाँ भी और ना भी। तरुण ने निधि की बात का जवाब दिया ही था कि अचानक उसकी कार के सामने एक पागल सा दिखने वाला भिखारी आकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। तरुण अपनी कार से बाहर निकला। अरे ये क्या बदतमीजी, अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं मारता तो तुम गाड़ी के नीचे आ जाते। मैं पागल नहीं हूँ साहब, लेकिन लोग मुझे पागल समझते हैं। अंधेरा होने को है साहब, वापस लौट जाओ। आज अमावस की काली रात है, आज की रात वो जिंदा हो जाती है साहब। बकवास मत करो और रास्ते से हट जाओ, तुम वाकई पागल आदमी हो यार। अरे साहब, मुझे जिन जिन लोगों ने पागल समझा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बात मानो और लौट जाओ। तुम भी और लोगों की तरह मरोगे समझना। मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी साहब। इतना कहकर वो पागल भिखारी बड़ी फुर्ती से वहाँ से चला गया और तरुण दोबारा गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगा। कैसा अजीब आदमी था, मैं तो उसे देखकर बुरी तरह से डर गई थी। हाँ निधि, उस भिखारी ने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। चलो छोड़ो, अपना मूड ठीक करो। अच्छा तो ये बताओ, मैं कह रही थी कि क्या तुम इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करते हो या नहीं? मैंने तुम्हें कहा तो था, शायद हाँ और शायद नहीं, कुछ कह नहीं सकता। सच कहूँ तो मैंने इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं। क्या हाँ हूँ हमेशा? लो वो आ गया गांव, वो देखो बोर्ड। अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला कि गांव कब आ गया। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। वरुण ने कार सीधे घर के बाहर जाकर रोकी। माँ दरवाजे पर ही थी। जाते ही दोनों ने माँ के पैर छुए। माँ ने कहा, क्या तरुण, हम पहले ही कह रहे थे, आजा बहू को लेके। इस वक्त औरतों को देख रेख की जरूरत होती है। और एक रहस्यमयी मुस्कान निधि के उभरे पेट पर करते हुए उसे अंदर बुलाया। माँ बाबूजी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। और आस पड़ोस में भी काफी शांति है। वो खेत की रखवाली के वास्ते गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर तरुण की माँ रसोई में चली गई। तरुण को पूरा घर भी पहले से अलग दिख रहा था। नया रंग रोगन, नया सोफा और टीवी का होना तरुण को खटका, क्योंकि माँ और बाबूजी को ये सब पसंद नहीं था। तरुण ने माँ से पूछा, टीवी देखना कब से चालू कर दिया माँ? अरे जमाने के साथ चलने लगे हैं। तूने जो पैसा भेजा था उसी से मंगवाया है, ये किशन के छोरे से। अरे वो भी तो शहर में काम करे है। तरुण को कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद तरुण और निधि खाना खाकर सो गए। रात के 12 बज रहे थे। किसी ने तरुण निधि के कमरे का दरवाजा खोला। अचानक निधि को उसके पेट पर खुरदरा स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो लगा कि तरुण का हाथ होगा, लेकिन कुछ हल्की सी चुभन महसूस हुई तो उसने आंखें खोली। सामने तरुण की माँ थी, लेकिन उनका आधा शरीर जला हुआ था। हाथ पर जलने के बाद जैसे फोड़े निकल आए हो वैसे हाथ हो गए थे। वो चीखी मगर उसकी आवाज नहीं निकली। निधि बेहोश हो गई और इन सब से तरुण अब तक अनजान था। सुबह हो गई। तरुण उठा तो देखा कि निधि अब तक सो रही थी। वो उसे उठाने लगा, मगर जैसे ही तरुण की माँ ने निधि को हाथ लगाया, निधि ने एक चीख के साथ उन्हें दूर कर दिया। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ये क्या बदतमीजी है? माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? ये आपकी माँ नहीं, कोई चुड़ैल है। रात को। निधि की बात काटते हुए तरुण गुस्से में हाथ उठाने ही वाला होता है कि उसका फोन घनघनाया। बात करने के लिए तरुण गुस्से से बाहर निकल गया, लेकिन जब तरुण ने नंबर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। अरे माँ तो अंदर है, तो मोबाइल पर ये कौन? तरुण ने कॉल उठाया। बेटा,
अभी तक आए ही नहीं। कहाँ हो तुम दोनों? कहा था कि कल ही आ जाओगे और अभी तक नहीं आए। ये सुनते ही तरुण के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो कमरे की ओर भागा। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले जो औरत माँ के रूप में थी, वो अपने भयानक रूप में आ गई थी। लंबे लंबे नाखून और चमड़ी की जगह फोड़े जिनसे लहू बह रहे थे। रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। हमसे क्या चाहती हो तुम? निधि उसकी गिरफ्त में थी। देखते ही देखते सारा घर खंडहर में तब्दील हो गया। दीवारों पर रंग रोगन की जगह दीमकों ने ले ली। फर्नीचर, लाइट्स वगैरह सब गायब। उसने अपने नुकीले पंजे निधि के पेट में गाड़ दिए और निधि की गर्दन उखाड़ दी और कुछ ही क्षण में उसका खून पीकर उसका मांस खाने लगी। तरुण के कुछ करने से पहले उसने वही हाल तरुण का किया और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ सन्नाटा छा गया। अगले दिन उस खंडहर से कुछ दूरी पर 2 लाशें मिली, एक औरत और एक आदमी की। औरत का पेट फटा था और 6 महीने का भ्रूण गायब था और ये शव थे निधि और तरुण के। शवों की शिनाख्त कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। कोई सबूत नहीं छोड़ा। पिछले 6 महीनों में 8वां सेम टू सेम केस और थानेदार ने फाइल को उन 7 फाइलों के साथ रख दिया और एक पागल सा भिखारी चिल्ला रहा था, अरे नहीं छोड़ेगी साहब, वो वीरान खंडर की डायन है, किसी को नहीं छोड़ेगी, मरेंगे सब के सब।